नमस्ते दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम मंजूनाथ है। हाय मंजूनाथ जी। हाय मंजुनाथ हाय भैया। मंजूनाथ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सब सब मेरे भाइयों को प्रणाम, नमस्ते। अ, दोस्तों, ईश्वर की कृपा और ये सुंदर संगठना ये कि इससे पहले जहरीली शराब के घूंट से मैं दूर हूँ, और ये के 12 कदमों पर चलने की कोशिश करता हूँ। मैंने प्रायोजक मतलब स्पॉन्सर लिया हुआ है। ये के सेवा में बहुत अभिरुचि रखता हूँ, हमेशा सेवे में रहने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं पहली जहरीली शराब घूंट से दूर रहूं। आज के दिन नवजीवन ग्रुप मुझे अपना अनुभव साझा करने के लिए मौका दिया है। मैं इस ग्रुप को तहे दिल से शुक्रगुजारी देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरे जितने भी देवदूत भाई इसमें जुड़े हुए हैं, उन सबको भी मेरे तरफ से प्रणाम और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का मेरे को टॉपिक दिया है, ये में मेरा जीवन, ये वे ऑफ लाइफ, मुझे एक टॉपिक दिया है। और मैं इसको ईमानदारी से, जितना भी मेरे जीवन में मैंने इसको झेला, जो भी मैंने अनुभव किया, जो भी मैंने तकलीफ ली और लोगों को तकलीफ दिया, जो मेरे प्यार करने वालों को मैंने हर तरीके से झकझोर के रख दिया, आज ये कार्यक्रम मिलने के बाद ये जो हमारे अनुभव साझा करने से हमारे नए भाई समझ जाते हैं कि हमारा इज्म क्या है, हमारी बीमारी क्या है। हम समझते हैं कि शराब हमारी बीमारी है, या हम दारू हमारा प्रॉब्लम है, या जो भी हमारा सब्सटेंस है वो हमारा प्रॉब्लम है। नहीं, हमारा प्रॉब्लम सोच और विचार में बैठा हुआ है। और ये जो बीमारी है, जिस दिन मैं माँ के कोख से पैदा हुआ, उसी दिन मेरे भेजे में बीजांकुर मतलब होके आया है। और जिस दिन मैं मरूंगा, मृत्यु घोषित किया जाएगा, मेरा अंतरात्मा मेरे शरीर को छोड़ के जाएगा, उसके 4-5 घंटे के बाद ये बीमारी छोड़ के जाएगी, ये जो चतुर, चालाक और मायावी। तो इसमें सवाल ही नहीं है कि एक बार शराबी तो आखिरी दम तक शराबी, एक बार बीमार तो आखिरी मरे दम तक वो बीमारी है। बस ये बीमारी के लिए मुझे भगवान ने इतना सुंदर, बहुत ही बेहतरीन एक कार्यक्रम दिया है, वो अल्कोहलिक अनोनिमस है। और 12 पायरी दिया है, 12 ट्रेडिशन, बहुत से ये दिया है, बहुत से मेंबर दिया है। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मैसेज है, ये जो संदेश है, हर शराबी तक पहुंचना नामुमकिन है। क्योंकि हम कोशिश करते हैं, लेकिन पहुंचने के बावजूद भी ये कार्यक्रम में आना, रुकना, टिकना, उसके बाद पहले जहरीले घूंट से दूर रहना और अच्छी जिंदगी जीना, ये सब भगवान भगवान एक हमारा ऊपर हायर पावर है, हमारा एक परवरदिगार उधर ऊपर बैठा हुआ है, उसके आशीर्वाद से ही होता है। वी आर ऑल चूजन पर्सन। हम जो भी हमारे को ये कार्यक्रम मिला है, हम सब भगवान के चुने हुए बंदे हैं। वी आर ऑल चूजन। तो आज हमारे को ये कार्यक्रम भगवान ने प्रदान किया है, हमारे लिए प्राप्त हुआ है। और ये कार्यक्रम इतना सुंदर कार्यक्रम है, इसको समझने की भी दिव्य दृष्टि चाहिए। जैसे कि बोलते हैं बहुत से लोगों का, हम अभी, मुझे लगभग 17 साल हो गए इस कार्यक्रम में आए हुए, 17 साल चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। 17 साल से सुदीर्घ इसके अंदर मैं देखा हूँ कि जब हमारे को अंदर हमारे क्या बैठा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। और ये बीमारी इतनी चालाक है, चतुर है, और हमेशा बार बार आदमी को घुमाते रहती है। कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल बोलते हैं। तो
ये जो बीमारी आने के बाद ये बीमारी हमको खेल खिलाती है, हर जगह हमारे हर इंद्रियों को नचाती है। हम कहीं पर भी दृष्टि डालेंगे तो हमारी दृष्टि अधिकतर गलत ही होती है। अंदर से जागरूक काम में देखते हैं और बाद में से कहीं पर भी मतलब जलन बहुत है। किसी का अच्छा हो गया तो जलन पैदा हो जाता है। और बाद में से झूठ हमारा मातृभाषा है। और डिनाइल जो भी करेंगे सब लोग बोलते हैं भैया तुम ठीक नहीं हो, तुम इस समाज के दायरे में एक अच्छे व्यक्ति बन के जीना चाहिए, वैसा नहीं जी रहे हो। तो हम उस चीज को स्वीकार नहीं करते, हम बोलते हैं नहीं ये झूठ बोल रहा है, मेरी बीवी ठीक नहीं है, मेरा बाप ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक नहीं है। पीपल प्लेसेस सिचुएशन को हमेशा बार बार बदनाम करना और दुनिया में बोलना मैं ही एक बहुत संत आदमी हूँ, मुझे कोई नहीं समझ पा रहा, आई एम यूनिक, आई एम एकदम एक्सट्रीमली, मैं बहुत ही यूनिक आदमी हूँ, बहुत सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे समझ नहीं पा रहे। ये कौन करता है? क्योंकि जिस दिन हम पैदा हुए उसी दिन हमारे बाएं कंधे पर एक बंदर आके बैठा हुआ है और वो बंदर इतना चालाक है। बंदर को खाना नहीं चाहिए, बंदर को पीना नहीं चाहिए, बंदर को भूख लगता नहीं, बंदर को नींद नहीं आती, बंदर कोई चीज सेक्स में एंटरटेन नहीं करता, कोई भौतिक वस्तु से प्यार नहीं करता। बंदर में भगवान ने पेशेंस दिया है और वो बंदर मरे दम तक हमारे साथ रहेगा। लेकिन उसका एक ही एक सिंगल हिडन एजेंडा है, ये साले को मैं कैसे शराब पिलाऊं, ये साले को कैसे मैं अनैतिक संबंध कराऊं, ये साले को कैसे जुआ खिलवाऊं, ये साले को मैं कैसे गलत करवाऊं और इसको खड्डे में कैसा डालूं। वो पूरा बंदूक तान के खड़ा रहता है हमारे साथ, हमेशा हमारे साथ रहता है। जब हम सोते हैं, बाथरूम जाते हैं, मतलब वो तो विराजमान है बस। जिस दिन हम मरेंगे तब हमें वो बंदर छोड़ के जाएगा, लेकिन हम रात में अब अपने बेडरूम में सोएंगे, हमारे बीवी के साथ भी सोएंगे। अगर हम सेक्स करते रहे तो सेक्स का भी उसको कोई ये नहीं, वो भी नहीं देखेगा, लेकिन वो देखेगा इसके दिमाग में कैसे मैं फुतूरी पैदा करूं और इसको कैसे बर्बाद करूं। इतना खतरनाक दुश्मन हमारे बाएं कंधे पर विराजमान हुआ है, उसको लेके अगर चलना है कार्यक्रम में तो ये बहुत ही टफ हुआ ना। क्योंकि उसको पेशेंस कितना है, आखिरी दम तक पेशेंस रहेगा। चलो बेवड़ा कल मरने वाला है तो आज अभी अभी रिलैप्स कर देंगे, नहीं यार 10 घंटे के बाद मरने वाला, चलो यार अभी तो कर लेंगे, नहीं यार 1 घंटे के बाद मरने वाला, चलो अभी तो कोशिश करेंगे, अरे 10 मिनट के बाद मरने, मतलब आखिरी सेकंड तक। मरने के बाद भी साला राख में जाके ढूंढता है, साला ये कहाँ है, इसका शरीर तो ठंडा हो गया है कहाँ। जब पता लगता है कि साला ये खत्म हो गया है, इसके नस्बो नाबूद मिट गई है, तब ये बीमारी हमें छोड़ के जाती है। तो दोस्तों सवाल ही नहीं है, हम जैसे कॉम्प्लिकेटेड पीपल के लिए बॉब बिल हमारे जो फाउंडर को फाउंडर जो भी थे उनके आसपास में डॉक्टर सिल्कवर्थ कार्ल जंग, ये सब लोग मिला के एक हमारे के लिए बहुत अच्छा सा प्रोग्राम दिया है, 1 डे एट ए टाइम। पहले हम कहते थे साला हम 31 को दारू छोड़ेगा, 15 दिसंबर से ही दारू पीना शुरू कर देगा और हमारे साथ 20 आदमी को लेके पीना शुरू कर दो, नहीं यार नया साल आ जाएगा हम छोड़ देंगे, नया साल में नया आदमी बनेंगे, नहीं हम दीपावली को छोड़ेंगे, नहीं हम अयप्पा स्वामी बन के छोड़ेंगे, शबरीमली अयप्पा स्वामी बन के छोड़ेंगे, अरे नहीं हम अपने माँ के पुण्यतिथि के दिन छोड़ेंगे। अरे यार आज तक कोई बेवड़े को कल वाला दिन आया ही नहीं है। इसीलिए हमें बोला गया है साले कल क्या होगा पता नहीं है, 1 घंटे के बाद क्या होगा पता नहीं है, कार्यक्रम में रहो, भगवान से प्यार करो, उस परवरदिगार से प्यार करो, शुक्रगुजारी देते रहो और नम्र विनम्र रहो। क्योंकि बेवड़े के अंदर बहुत खतरनाक गुण दोष और बाद में से बहुत से अलग अलग तरीके से गलत भावना, और सबसे ज्यादा जैसे बोलते 256 GB, उसके बाद 504 GB, उसके बाद एक TB, उतना अंदर
हमारा कम से कम नहीं बोले तो भी एक टीबी भरा भरा अंदर, हमारे अंदर गंदगी भरी हुई है, अंदर से सोची वैसा आती है। क्योंकि एक बेवड़े को सुबह उठने के बाद शाम में जब तक सोता है, रात में जब तक सोता है, ये वन डे एट ए टाइम होता है। उस वन डे एट ए टाइम में उसको 88,000 थॉट्स आते हैं ऑन एन एवरेज। उस 88,000 थॉट में से 66,000 थॉट्स नकारात्मक आते हैं, गंदी सोच आती है, शक की सोच आती है, बहुत अलग अलग तरीके से सोच आती है, और वो भी सब नकारात्मक। समझो मेरी बहन या बीबी किसी से बात कर रही है, तुरंत शक कर लेना इनका कोई चक्कर है क्या। हालांकि वो किसी सिचुएशन में, किसी संदर्भ में उस आदमी से बात करते रहते हैं, वो कुछ जरूरी रहता है। साला हम जाते हैं रेड लाइट एरिया में, हम जाते हैं रंडी खाने में, हम जाते हैं मुजरा देखने, आके बीवी पर शक करना, ये कैसा यार। ये ऐसी बीमारी हमारे साथ है। और हमेशा हमारा नजर, हमारा जबान और हमारा एक्शन सब अलग रहता है। मुंह से भैन से बोलेंगे, दिमाग में अलग अंदर चल रहा है, दिल में एक अंदर चल रहा है। ये तीनों हमारा कभी फ्रीक्वेंसी मैच होता ही नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे होने के बाद अब मेरे बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। मैं उत्तर भारत से, हमारे फोर मतलब 4-5 जनरेशन पहले औरंगजेब के पीरियड में रेफ्यूजी बन के भाग के आके कर्नाटक में सेटल हो गए। वैसे हम कानपुर, कनौज वहां से आए बताते हमारे पूर्वज। और मेरे दादाजी यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और नेहरू के 1-2-3 दफा एमपी इलेक्शन जीता, फ्रीडम फाइटर थे, बहुत इज्जत था, बहुत ये था। लेकिन ये जो बीमारी आई, बीमारी आने के बाद, बीमारी को जब मैंने इस कार्यक्रम में आने के बाद इन्वेंट्री लिया, उसके अंदर मैं स्टडी करने लगा, चौथी पायरी लिखने लगा, स्पॉन्सर लिया, तब मुझे पता चलने लगा कि बीमारी शराब या कोई सब्सटेंस की नहीं है, ये तो सिर्फ एक लक्षण है। लेकिन ये बीमारी है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बचपन में देखा, कुछ भी अगर अच्छा लगा, समझो मेरी माँ लड्डू बनाती थी तो मैं 10-10 लड्डू खा जाता था, बार बार चोरी करके खाता था, जेब में डाल लेता था, बदहजमी होए तक मैं खाता था। क्योंकि मुझे वो पसंद था, जो मुझे पसंद है वो मैं बार बार दोहराऊंगा। मैं एक बार पिक्चर गया, हाथी मेरे साथी। हम भावनिक होते हैं साला, जल्दी हम रोना आ जाता है। जब वो हाथी मरा और उसके बाद वो गाना गाने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि साला ये पिक्चर मुझे बहुत बार देखना चाहिए। मेरे माँ के वेंटी बैंक में से पैसा चुरा के मैं 12 बजे से, तब थर्ड क्लास मतलब सबसे सामने वाला थर्ड क्लास क्लास बोलते थे उसको, तब वो शायद 60 पैसे या 70 पैसे था। तो सुबह 11 बजे जाने का, 3 बजे बाहर आने का, फिर एक टिकट लेने का, 3 बजे जाने का, 6 बजे तक बैठने का, 6 बजे बाहर आने के बाद 9 बजे तक जाने का। ऐसा मैंने 8-8 10-10 दिन तक वो पिक्चर देखने का। क्योंकि एक बार जो हम करते हैं उसको बार बार करने के लिए विचलित होता है। कोई एक गाना सुने, कभी कोई एक लौंडिया ने धोखा दे दिया तो भीगी मेरी भीगी भीगी सी संजू कुमार का, तो मैं कैसेट, तब तो ये सीडी वगैरह का नहीं था, तब मैं बोला भैया ये गाना जो ये सोनी का तुम 90 इसका कैसेट दे रहे हो मुझे, इस कैसेट में सब यही गाना भर दो बंचो, इधर और सामने आगे पीछे वही गाना बार बार सुनो। तो इस तरीके से अंदर आदमी को विवश करता है। तो इसीलिए मेरे जीवन में एक बार ऐसा भी टाइम आया, जब मैं 6th या 7th में था, तो मेरे घर के, मेरी नौकरानी की वजह से मुझे पहली दफा सेक्स की अनुभूति हो गई। उसने मुझे अब्यूज किया, उसने मुझे बताया ऐसे होता है, ऐसे होता है, जो भी है। उसके बाद उसके पीछे मैं लग गया, रात मतलब कहीं पर भी जाऊं आऊं, मतलब वही ध्यान, एडिक्शन। हर अल्कोहलिक सेक्स एडिक्ट भी होता है, अंदर से जागरूक काम भी उसके दिमाग में बहुत होता है।
उसके पीछे लग गया। महाभारत देखने बैठे तो सब लोग बेचारे बोलते थे मेरे घर में, राम राम हरे राम। मैं बोला मारो राम को गोली। रावण ब्राह्मण था, रावण राक्षस रहे तो भी रावण बहुत अच्छा है, इंद्रजीत बहुत अच्छा है, घटोत्कच बहुत अच्छा है। मतलब नकारात्मक को साथ देना। और बाद में से पिक्चर देखने के लिए जाओ तो सब लोग राजेश खन्ना, उस जमाने के हीरो, राजेंद्र कुमार या विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन बोले तो मैं बोलता था नहीं, मेरा हीरो अमरीश पुरी या प्रेम चोपड़ा है, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त रेप करता है। क्योंकि नकारात्मक चीज को अट्रैक्ट करता था मैं। जब मैं पिक्चर देखता था तब उसके अंदर फूल बांध के फूल बांध के मुजरा देखने का, और बाद में जो चिकन का पीस खाने का, वो जो भी ऐसा फाड़ के, और उसके बाद बियर पीने का, मेरे दिमाग में लगा था साला यार ये मैं कब करूंगा यार ये सब कुछ। एक बार मुझे 8th स्टैंडर्ड में पीने का मौका मिला, और मैं हमेशा मेरे से भी एज मेरे से भी सीनियर लोगों से दोस्ती करता था, क्योंकि उनके साथ वल्गर बातों में एडजस्ट हो जाता था। मतलब मेरी मैच्योरिटी, कभी जाके मैं हॉकी खेला नहीं, कभी मैं खो खो खेला नहीं, कभी बच्चों के जैसा मैं नहीं रहा। मैं कभी भी बड़ों से ही दोस्ती कर लेता था। उस टाइप का मेरा ब्रेन का मैपिंग अंदर से वैसा ही था। तो इस तरीके से उस दिन मैंने 3 बीयर पिया खजूरा। वो जब मैं परमिट रूम में गया, वो बहुत अच्छा लगा मुझे यार, यहाँ रेड लाइट है, ये टेबल है, इधर दो चेयर है, उधर 2 चेयर है, पुदीने की चटनी है, कांदा है, नींबू है। वो पूछा क्या पियोगे? मैं बोला यार वो लंबा वाला बाटली आता है और उसमें ज्यादा बुरुग आता है, मतलब वो फेस आता है, वो मंगा, और कड़क वाला मंगा। उस टाइम में वो पूछा कौन सा कड़क? खजूरा बीर। हाँ लाओ खजूरा बीर। 3 बीर ताड़ गया आराम से। मुझे वो जो पहला नशे का मजा था मेरे सब कॉन्शियस में जाके स्टोर हो गया। वो साला हमेशा पीने वाला 1.5 बीर में हिलने लग गया। वो बोला तुम झूठ बोलते हो, तुम आज ही नहीं पहले पियो। मैं बोला यार भगवान की कसम मैं आज ही पिया हूँ, लेकिन मुझे मजा आ रहा है। और मैं खाने के साथ उस दिन मैं कम से कम आधा किलो चिकन भी खा गया था। चिकन मसाला जो भी बोला था, वो जितना भी वहाँ सामने पड़ा सब मैंने ताड़ के खा लिया, और मुझे मजा लगा मैं सिगरेट भी पीने लग गया। उसके बाद मैं नहीं पिया बहुत दिन तक। मतलब कोई भी शराबी एकदम से बड़ा बोतल नहीं पीता। धीरे 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 बीमारी बढ़ते जाती है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, ऐसे ही बढ़ते गई। उसके बाद जीवन में बहुत ही लोगों को मैंने दर्द दिया। बाद में से मैं साइकिल स्टैंड का ठेका लिया, उसके बाद एक होटल बनाया दिल्ली दरबार। वो वहां पर भी सब लोग बोले साला तुम एक ढाबा, ब्राह्मणों के ढाबा मुर्गी बेचोगे? मैं करूंगा। सक्सेसफुल रहा, लेकिन मुझे हिसाब करना नहीं आता था, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई करा ही नहीं। और ये करते करते इससे पहले मैं लॉटरी खेलना शुरू किया 8th 9th स्टैंडर्ड में। मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार से पाले थे, क्योंकि बहुत ही 4 लड़की और एक लड़के के बाद मैं पैदा हुआ था। छोटा बेटा बोल के बहुत कुछ मुझे प्यार करते थे। और हम सब, पिताजी जब आते थे रात में ब्रेड बिस्किट लाते थे, और सुबह उठने में मेरे 4 बहनें और मेरा भाई और मैं बैठते थे। तो रात में पिताजी जो भी लाए वो कैरी बैग में रहता था ना, वो सब मैं अपने मांडी पर समेट के बैठता था। ये सब कुछ मेरा है, मैं ही खाऊंगा, आपको नहीं दूंगा। मतलब मेरा वहां स्वार्थता लगता था। वो बोलते थे हाँ भैया तू कितना खाता खा, बच्चे सब खा लेंगे, मेरे बहने वगैरह। हमेशा राखी में पैसा डालने के लिए, राखी पैसे तो मैं क्यों इनको राखी में पैसा डालूं, ये राखी बंदे से इतना क्यों डालना, मैं नहीं डालता। उसमें डाल देने के बाद उनके पास से पैसा चुरा लेना, इसे अटर एटीट्यूड, अटर ये बहुत कुछ था। माँ पिताजी का, माँ भगवान का रूप थी मेरी। घर में अगर एक भिखारी आए तो भी वही वो आदर सत्कार देती थी। अगर एक अरबपति भी आए तो भी वही आदर सत्कार देती थी। सबको खाना पिलाना, ये करना। मैं कलयुग में भगवान का रूप मेरे माँ का देखा। लेकिन मेरे माँ को मैंने बहुत तकलीफ दिया। मैं जब शराब पी के आता था, आने के बाद अम, सब लोग डर जाते थे, ये क्या करेगा। मेरी माँ मेरे इज्म के वजह से, मेरे शुगर के वजह, उसके शुगर के वजह से शुगर हो गया। एट द एज ऑफ 54 55 में देहांत हो गया उसका। मरने का भी कारण मेरा इज्म ही था दोस्तों।
मैंने बहुत, आज भी मैं उस चीज को बैठते उठते मैं रिग्रेट करता हूँ। तो उसके बाद हुआ, ये चलता रहा सिलसिला। लेकिन मैं ड्यूअल एडिक्ट हूँ दोस्तों। मैं शराब उतना ही नहीं, मैं और बहुत से मादक पदार्थ के पीछे लग गया। मुझे दोनों चाहिए था, रात में दारू, दिन में अलग अलग नमूने के, मैं मेरी जॉन बोलो, ये बोलो, हर नमूने का नशा करने लग गया। तो लोग बोले नहीं, मेरे घर में शादी करेंगे। तो मेरे बीबी को बहुत, वो लोग, इतना बड़ा रिश्ता आ गया हमारे को बोल के, वो बेचारे अपना खेत गिरवी रख के 1997 में दिसंबर 22 तारीख को अपने बेटे को दो, उस जमाने का, आज का कम से कम 40-50 लाख रुपए होता है, तब उतने उन्होंने गिरवी रख के उतना, वो पैसे का आज वैल्यूएशन 40-50 लाख होगा, क्योंकि तब सोना मेरे ख्याल से 3 या 4 हजार था। वो उस टाइम में उन्होंने 2-3 लाख रुपए खर्च करके शादी करके दिया। साला मैं शादी में भी नशा करने लग गया था, बार बार जाना, अंदर से कफ से रप मारना, आना ठहरना। और मेरे सोच, मेरे विचार अच्छे नहीं थे। मेरे बीवी को भी मैं तकलीफ देने लग गया, और मेरे सास ससुर है तो उनको मैं अपमान करने लग गया। मेरा साला पढ़ाई करता था, मेरे बीबी से 2 साल बड़ा था। वो आने के बाद उसको भी बोलता था, तुम्हारे भाई की फटा हुआ ये है, शर्ट है, क्या है। मतलब मैं इतने तरीके से तकलीफ दिया, घर वालों को तकलीफ दिया, भाई को तकलीफ दिया, सब लोगों को तकलीफ दिया। तो मेरा मेरा नशा बढ़ता जाने लग गया है। कभी कभी माँ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? एक फोन आ गया था आ रही ऐसा। सर, आ रही। ओके। तो ये सब तकलीफ देते 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 मैं होटल के बाद 99 में मेरे पिताजी बोले, ये सब बिजनेस में सक्सेस हो रहा है, तो बेटा तुम 1 करोड़ का प्रोजेक्ट का टायर का काम कर रहे हो, तो मैं पूरा अपना घर खेत सब मैं प्लेज करूंगा, और कोऑपरेटिव बैंक से तुम लोन ले लो। मैंने लोन भी ले लिया, फैक्ट्री भी चालू हो गया। डेली 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए उस जमाने में 1999 में इनकम बढ़ने लगा। लेकिन मैं दोस्तों, मैं इतना बुद्धू था, मैं कभी पढ़ाई ही नहीं किया। हमेशा मेरे दिमाग में फितूरी फितूरी चलते रहती थी। मुझे प्लस माइनस करने भी नहीं आता था। मेरे मैनेजर, 3 मैनेजर थे, उनको उस टाइम में मैं अम्बेसडर कार लेके आया था, उसको बहुत सजा के, प्रधानमंत्री जैसा, कोयमुतूर में जाके तमिलनाडु में उसको अल्ट्रेशन करा, 2C इंजन बैठाया। और उसके बाद डेली मेरे साथ 4 आदमी घूमते थे। वो 4 आदमी ऐसे थे, कोई गधा जा रहा है, अबे हरामजादो ये गधा नहीं, ये हाथी है। तो वो लोग बोलते थे, हाँ सर ये बिल्कुल हाथी है। उनको मालूम था मेरे जेब में हमेशा लाखों रुपए पड़े रहते थे। मैं उनको पिलाता था, खिलाता था, मुजरा देखने लेके जाता था, मुजरा देखने लेके जाता था। तो इस तरीके से वो बढ़ते ही जाता था। तो उसके बाद मैनेजर को मालूम पड़ा, तो वो लूटना लग गए। 100 टायर का प्रोडक्शन होता था, तो वो 50 टायर बताते थे। करते 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 मेरे आंख पर ऐसा कर्जा चढ़ गया, बैंक का चढ़ गया, वो लोग लूट लिए मुझे। उनकी गलती नहीं है, उन तीनों लोगों की। आज भी मैं ये कार्यक्रम में आने के बाद बोलता हूँ, क्योंकि मैं अपना पैंट खोल के ठहरा तो वो उन्होंने मेरे मार लिया। अगर मैं इन्वेंट्री लेता, मैं हिसाब रखता, तो उनकी क्या मजाल थी। इसके वजह से पूरा लॉस होके, एक ही, उसके बाद एक बार दिमाग में फितूरी चढ़ी, चलो यार इस पे खेल के जीतेंगे। एक ही रात के अंदर 27 लाख रुपए हार गया, जाके उधर बंधन हो गया। पूरा तबाही मचा के, पूरा बहुत ही बड़े पैमाने में पैसा मैंने नुकसान करके, सब बर्बाद करके, रोड पर, मतलब नशा कर करके मैं हर तरीके का 24 घंटे का नशा करता था। और कभी कभी आईने में जाके ठहरता था तो देखता था, तो मैं कभी कभी ब्लैकआउट हो जाता था। तू कौन है? तू किसका बेटा है? तेरा जात कौन है? मैं अपने आप को भूलने लग गया था। आई कांट अंडरस्टैंड, मेरा नाम मंजूनाथ है, वो भी मुझे मालूम नहीं पड़ता था। ये पोजीशन में गया, पूरा लॉस हो गया। मेरे पिताजी बोले, मेरे पिताजी सिंडिकेट बैंक के डिविजनल मैनेजर थे, वो नॉन अल्कोहलिक थे। बोले बेटा, मैं तेरे लिए इतना सब प्रॉपर्टी कमाया था, तेरे लिए सब प्रॉपर्टी बेचूंगा, मैं सब तेरा लोन पेड करूंगा। आज के बाद तो ठीक रह जा, क्योंकि तुझे एक लड़का एक लड़की है, तेरी बीबी है, तेरा जिंदगी है, चल। हाँ बोला।
हाँ बोलने के बाद पिताजी बेच के पूरा 2004 दिसंबर 31 को सब लोन सेटल किया। सेटल करने के बाद मुझे फैक्ट्री चलाना था, चलाने लगा था। अब मेरे दिमाग में ये आ गया है कि साला अब मैं कप सिरप नहीं ले रहा, मैं गांजा नहीं पी रहा, मैं अफीम नहीं खा रहा, कुछ नहीं है यार। साला वो ड्राइवर लोग डोडे पीते, वो पी के मैनेज कर सकता हूँ ना यार, बोल के वो पीने के लिए गया। चंद दिनों के बाद फिर मैं दारू में भी आ गया और नशे में भी आ गया। पागल पागल पागल। मैं जिस घर में रहता था, 6,000 स्क्वायर फीट का बंगला था, वो बिक गया था। बाद में से मैं पतरा के टिन शेड घर में फर्स्ट फ्लोर में 800 के घर में आ गया। मेरे घर में मेरे वजह से सब लोगों को तकलीफ हो गई, क्योंकि एक बेवड़ा 18 आदमियों को बाधित करता है। तो मेरे वजह से मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन, मेरे हितचिंतक और लोगों को तकलीफ दे दिया दोस्तों। पूरी प्रॉपर्टी बिक गई, पूरा ये हो गया, रोड पर आ गया। उसके बाद मुझे आखिर में दिमाग में आया, साला इससे पहले एक इंसिडेंट हुआ। मेरी बीवी बोली देखो छोड़ दो आप, नशा ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ जाने दो, कितना भी कर्जा होने दो, हम भरेंगे, हम झोपड़पट्टी में जाएंगे, आप अच्छी जिंदगी जियो। तो उसके बाद मेरी बीवी को बोला हाँ यार आज मैं छोड़ दिया, चलो। शाम का 4:30 बजे का वक्त था। तो मैं बोला यार आज छोड़ दिया। मेरे भी मन में आता था सुबह उठने में, हर शराबी को आता है गिल्ट होने के बाद, यार छोड़ देना यार, अच्छी जिंदगी। लेकिन साला अंदर का जो मेंटल ऑब्सेशन, जो फिजिकल एलर्जी, जो अंदर जो बैठा हुआ हमारे रिसेप्टर्स और हमारे बगल में बैठा हुआ बंदर हमारे को जीने नहीं देते यार। तो उसके बाद मैं उस दिन मान लिया। उसके बाद मेरे बीवी को बोला चाय बना, मैं अभी फैक्ट्री जाके आता हूँ। मेरे पास एम्बेसडर कार था, मैं सीधा फैक्ट्री गया। मैं डिसाइड कर लिया, मेरे कार के अंदर मैं पूरा नशे का सामान सजा के रखता था। जैसे कि जो गांजे की पुड़ी हो या अफीम का ये हो, कोरेक्स के बोतल हो, खाली सिगरेट हो, सब रखता था। वो सब का पाकिट लेके मैं ऐसा एक झाड़ के अंदर सब फेंक दिया। मैं बोला चलो थुको साला, आज से नहीं करेंगे। वो एक झाड़ में गिर गया। मैं फैक्ट्री गया, शाम में आया। आने के बाद बोला, बीवी को बोला, सब लोगों को फोन करने लगा, मैं नशा छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, सब खत्म हो गया, मेरा जीवन खत्म हो गया, ये हो गए सब। सब बोलो। बोलने के बाद सब लोग खुश। सीरियल देखा, सुबह उठा, ब्राह्मण ओम केशवाय स्वाहा संध्या वंदन करने लगा, जोर जोर से मंत्र बोलने लगा। सब लोग बोलने लगे अरे यार क्या सुधर गया। बाद में जाके 9 बजे फैक्ट्री खोला। 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे मेरे अंदर का रिसेप्टर्स मुझे बोलने लगा कि मुझे नशा चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो हरामजादे, बोल के वो अंदर से स्ट्राइक करने लग गए। बाद में मेरा मेंटल ऑब्सेशन आ गया। फिजिकल एलर्जी आने के बाद मैं फिर जिस जगह थूका था उसी थूक को चाट लिया। मैं जाके देखा वो झाड़ी में मेरे सब सामान सही सलामत उसी झाड़ी में पड़े हुए थे। मैंने फिर से नशा चख लिया। ये 24 घंटे पहले मेरे बीबी उस दिन झगड़ा काट के केरोसिन डाल के आत्म मेरी बेटी की आंख पर केरोसिन डाल के आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। उसको बोल के मैं उस दिन नहीं मैं छोड़ूंगा बोल के, जो 24 घंटे पहले मैंने उसको कन्विंस किया। हालांकि वो मरना चाह रही थी बेचारी, उस दिन मैं नहीं आने वाला था, मेरे पैसा था बोल के उस दिन वो आत्महत्या की कोशिश कर रही थी। मैं वो नहीं दिमाग में डाल लिया, मैंने चख दिया। आखिर में जिंदगी खत्म हो गया मेरा दोस्तों। मैं अंदर से हार गया था, बहुत आखिरी मोमेंट में गया था। उसके बाद मैं बेंगलोर गया। बेंगलोर में एक रूम में था, रूम में रहने के बाद मैं रोने लगा, मैं गाली देने लगा। मेरे जो प्यार करने वाले हैं उनको सबको बहुत गंदी गंदी गाली देने लगा। जो मुझे प्यार करते थे उनको मन दुखाया। उस दिन मुझे आत्महत्या करने की एक अंदर से स्ट्रांग विल आया। वो भी 100 to 100%। मैंने एक बेडशीट लिया, एक टिपाई लिया, एक कुर्सी लिया और फैन को फंदा बनाया, फैन को बांधा, गले में फंदा बनाया और मैंने चेयर को लात मार दिया। उस दिन मुझे मरने का ही दिल कर रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं लग रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी माँ के स्मशान भूमि में जाके रोता था रात रात भर। समझ में नहीं आ रहा था क्या, व्हाट, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों एबनॉर्मेलिटी में रह रहा हूँ।
जब मैंने कुर्सी लात मारा, लेकिन मैं मरना चाहता था, लेकिन मेरा परवरदिगार, मेरा हायर पावर मुझे मरने नहीं दिया। बीच में से बेडशीट ऐसा फट के मैं नीचे गिर गया। गिरने के बाद नीचे गिरा तो मैं बोला यार मैं तो नहीं मर पाया ना, साला क्यों नहीं मर पाया मैं। उसके बाद दूसरे दिन मेरा साला, जो मेरे बीबी का भाई है, वो आईपीएस अधिकारी है, वो पुलिस में था, वो आके मुझे ले जाके एक व्यसन मुक्ति केंद्र या रिहाब में एडमिट कर दिया। ये पवित्र मैसेज अल्कोहलिक अनोनिमस का वहां पर मुझे मिला। उन्होंने कहा कि ये एक बीमारी है। अरे बाप रे, बोला जिस दिन काउंसलर बोला बीमारी है, मेरे ब्रेन को शॉक लगा यार, साला ये बीमारी की वजह से मैंने कितनी तबाही मचाई यार, या बाप रे। पूरा खत्म होके उधर आया। उसके बाद एक इंसिडेंट बोलता हूँ, हर एक शराबी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट भगवान देता ही है, 100% देता है। मेरा बेटा, मैं जब रिहाब गया था 3-4 साल का था, बहुत प्यार करता था, अपने जे छाती पर लेके सोता था, डेली चॉकलेट खिलाता था। मैं पीता था लेकिन उसको मैं प्यार करता था। वो मुझे मिस करने लगा। मुझे 3 महीने तक रिहाब में विजिट नहीं दिए। विजिट नहीं देने के बाद वो लोग, विजिट नहीं देने के बाद 3 महीने के बाद विजिट का चांस आया, लेकिन ये 3 महीने तक मेरा बेटा बीमार हो गया। मम्मी पापा कब आएंगे, मम्मी पापा आज बोले थे, कल क्यों नहीं आए, मम्मी मैं ABCD लिख रहा हूँ, मम्मी मैं अभ्यास कर रहा हूँ, मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए, पापा चाहिए। बेटा अब रात दिन पागल जैसा पूछने लगा। इधर रिहाब वाले मेरे पर अच्छा ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि वो ऑपरेट करना भी जरूरी था। मुझे कोई ये मेंबर आके अगर ऐसा संदेश दिया तो मैं कभी सोबर नहीं हो पाता था। मैं रिहाब में गया बोल के सोबर हो गया, क्योंकि मेरे अंदर घमंड, वो बहुत कुछ था, बहुत कुछ। तो जब 3 महीने के बाद मिलने का चांस आया, मेरी बीवी, मेरी छोटी बेटी 2 साल की, 3 साल का बेटा, उसके बाद मेरे साले साहब मिलने के लिए आए। काउंसलर ऐसा बैठा था, मुझे अंदर बोले तुम्हारे घर में सर बुला रहे तुम्हारे को। मैं बाहर गया, जब मुझे मेरा बेटा देखा, देखने के बाद पापा पापा इतना जोर से कूद के आया, टेबल चढ़ा, कूदा और गले को कस के पकड़ के बोलने लगा, पापा पापा कहाँ छोड़ के गए थे मुझे पापा, आई लव यू पापा, आई मिस यू पापा, आप क्यों छोड़ के गए। जब वो रब रोने लगा, मेरी बीबी रोने लगी, मेरी बेटी रोने लगी, मेरे साले साहब के आंख में आंसू आए। तब मेरा बेटा बोल रहा है अपने मामा को, इतने छोटे उम्र में, मामा तुम पुलिस में है, ये जो बेटा है यही मेरे बाप को अंदर रखा है, इसको मारो और मेरे पापा को लेके चलो। ये जब मैंने देखा दोस्तों, मेरे आंख से नहीं, मेरे आत्मा से खून के आंसू निकलने लगे। अरे बाप रे, मेरी बीबी कितनी खूबसूरत अच्छी है, मेरा साला कितना अच्छा है, भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए, मैं किस जगह फंस गया हूँ। और मेरा बेटा एक 2 रुपीज का कॉइन भी डाला था मेरे जेब में। जब मैं डिस्चार्ज के बाद पूछा, बेटा तुमने मेरे जेब में क्यों पैसे डाले थे। पापा आप अंदर जाके चॉकलेट खरीद के आप खाओ बोल के डाला था, मम्मी दे के रखा था, मैं इसको 3 महीने से संभाल के रखा था, आपके जेब में मैंने डाल के आ गया। ये सब देखने के बाद अंदर से झकझोर गया यार मैं। उस दिन मैं बोला साला ये मंजूनाथ दुबे जिंदा जब तक रहेगा तब तक साला अल्कोहलिक अनोनिमस के लिए काम करूंगा यार, संदेशा देते रहूंगा, और मैं भी सोबर रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये बहुत ये है। वो लोग चले गए। उस दिन मुझे पहली दफा बाहर के मीटिंग में, उन्होंने 3 महीने तो मैं पता ही नहीं था मैं कहाँ पर हूँ। जब मैं बेंगलुरु शहर में मुझे मीटिंग को भेजा गया वैन में डाल के पीछे कस्टडी में रख के, तब मैं बाहर देखा कोई कितना आसानी से अपने पति पत्नी घूम रहे, कोई पानी पूरी खा रहा है, कोई गार्डन में खेल रहा है। मैं बोला यार सबकी जिंदगी कितनी अच्छी है यार, मैं तो जेल में बंद रहे सर, जुडिशियल कस्टडी में, ये किसकी जैसा बंद हो गया यार, क्या जीवन है यार। उसके बाद मैं 9 महीने ट्रीटमेंट में था। फिर एक मेरे टर्निंग पॉइंट हुआ 6 महीने के बाद, मेरा रिहाब एक होम स्टे के अंदर, उनका 2 रिहाब था, उधर ले जाके डाले। डालने के बाद मैं उधर 6 महीने के बाद उधर गया। जाने के बाद मेरे बीवी और बच्चे आए थे, तो मैं मेरे बीवी के कान में पूछा कि तुम मुझे कब लेके जाओगी रिहाब से। मेरी बीवी तुरंत उस काउंसलर के पास भाग के गई, बोली ये डिस्चार्ज मांग रहे।
हालांकि उसी दिन मेरा डिस्चार्ज था, वो बोला काउंसलर नहीं, इसको अभी साले को अब 3 महीने रखेंगे। फिर 3 महीना रखा मुझे। लेकिन मैं जितना दिन था, 270 दिन, कितना घंटा, कितना मैं कार्यक्रम में ही था। वहां पर एक चांस आया मुझे। एक वहां पर एक मध्य प्रदेश का कोई राजा घराने का एक आदमी जो चल नहीं पाता था, उसको स्ट्रोक मारा था, उसका हाथ पैर चलता नहीं था, वो वहीं पॉटी करता था, वहीं ये करता था, उसको वहां पर रिहाब में लाके डाले थे। उसके बाद मुझे बोला गया है कि नहीं, इसका तुम सेवा करो। सेवा करो, क्या करना? नहीं नहीं, तुम इसका पॉटी काटना। मैं ये सब नहीं करूंगा। नहीं नहीं, तुम करना पड़ेगा। पहली दफा मुझे बहुत गंदा लगा यार, क्या यार। दूसरे दिन भी वैसा ही लगा। तीसरे दिन जब मैं उसका काटने लगा, उसको दांत घसने लगाने लगा, उसको नहलाने लगा, अंदर से एक आत्मा जागृत हुई यार, प्यार मालूम पड़ने लग गया। वो बेचारा ऐसा देख के हंसता था। वो भी कोई राजा घराने का, मध्य प्रदेश से लाके डाले थे। वो हमारे रियाब में ही बाद में मरा, एक आध 2 महीने के बाद। 2 महीने तक मैं उसका सेवा किया, वहां पर ये हुआ। आखिर में मेरा डिस्चार्ज का दिन आ गया, तो काउंसलर बुला के मुझे बोला, भैया देखो, आप तुम्हारा डिस्चार्ज हो रहा है और तुम 9 महीने के बाद जा रहे हो। तुम बेंगलुरु से बीजापुर जा रहे हो, नॉर्थ कर्नाटका में जा रहे हो। नॉर्थ कर्नाटका में 16 जिला है, वहां पर कहीं पर भी ये मीटिंग नहीं है, वहां पर एक भी ये मेंबर नहीं है। तुम कैसा रहोगे? तुम्हारे को 4-5 चेक बाउंस केस है, तुम्हारे पर ईएसआई का सर्च वारंट केस है, ईएसआई का तुमने लेबर का पैसा नहीं भरा, और बाद में से तुम्हारे सब लोग हाथ छोड़ चुके हैं। तुम कैसा रहोगे? तब मैं काउंसलर को बोला, सर मुझे पता नहीं लग रहा, लेकिन मुझे ये मैंने सीखा है 9 महीने के अंदर, पहाड़ जैसा भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन नशा नहीं है। लेकिन काउंसलर दूसरा बात जब बोला तो मैं हिल गया। वो बोला, देख साले, 9 महीने से तू सोबर है, तू नशा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तू बाहर जाएगा। बाहर जाने के बाद कहीं पर भी तेरे बीवी के अलावा नाजायज ताल्लुकात या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा साले, तो तुझे वहीं पर दारू और सब मिल जाएगा और तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कभी अपना कैरेक्टर मत गंवाना। ये रिकवरी का मेन पार्ट होता है। वो मेरे सबकॉन्शियस में बैठा। मैं इधर आया डिस्चार्ज होके, मेरे बच्चे, मेरे बीवी, मुझे बोला गया था कि पुराने प्लेस, पुरानी जगह में मत जाओ और तुम अपने घर पर ही रहो। मैं ऐसा ही करने लगा। बच्चों को नहलाना, झाड़ू मारना, चाय करना, सब बर्बादी हो गया था। लेकिन मेरे मेरे पास अभी घर चलने के लिए चाहिए ना। मेरा फैक्ट्री बंद हो गया था, सिक यूनिट हो गया था। मेरे पास एक कार्गो गाड़ी था। वो कार्गो कार्गो गाड़ी रहने की वजह से वो कार्गो गाड़ी में ऐसा काम मिला कि दारू मारने का मिला। अरे मैं इतना उस गांव के अंदर लगभग इतना ये रहे सो आदमी, मैं जाके कार्गो गाड़ी में दारू बॉक्स में डाल, गाड़ी में डालना और दारू में उतारना, 400-500 रुपए कमा के लेके आना, चल रहा था। उतने में एक दिन मैं देखा, हमारे पास पेपर आता है, जैसा आपके पास न्यूज़पेपर आता है वैसा हमारे पास न्यूज़पेपर आया था। तो उसके अंदर लिखा गया था कि ये जन जागरण सभा दरबारा हाई स्कूल। मैं इतना खुश होके भाग के गया। तब हमारे ओल्ड टाइमर बेंगलुरु के सब लोग आए थे। वो लोग कोशिश कर रहे थे वहां पर मीटिंग चालू करने की। मैं उनको बोला, देखो मैं 1 साल सोबर हूँ, मैं ये मेंबर हूँ। वो सब लोग मुझे गले से लगा लिए यार। वो जो एक ये मेंबर और एक ये मेंबर को जब गले से लगाता ना यार, वो जो अंदर का आनंद आता है, जो आत्म की तृप्ति आती है, जो अंदर का एक एनर्जी रिलीज होता है ना, वो बहुत भयंकर होता है। मतलब बहुत अच्छा होता है, बहुत ही रोमांचक होता है। वो लोग बोले, अरे यार हम बहुत खुश हुए यार, 1 साल सोबर मेंबर मिल रहा है बीजापुर में हमारे को। हमने हुबली में ट्राई किया, बेलगांव में ट्राई किया, गुलबर्गा में ट्राई किया, रायचूर में ट्राई किया, बल्लारी में ट्राई किया, गदग में ट्राई किया, बागलकोट में ट्राई किया। हम मीटिंग चालू करते, मीटिंग बंद हो जाता है। यहाँ तो एक टावर मिल गया हमको, वो लोग उन्होंने बना के दिया। दोस्तों, उन्होंने एक स्कूल बनाया, वहां पर बोला कि सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक आपको संडे करना है। उस दिन उन्होंने पूरा मुझे बुक और जो भी समझा के बोल के गए। और जिस दिन मैं ये डिस्चार्ज हुआ था, उस दिन मैंने एक बिग बुक खरीद के भी लेके आया था। मैं बिग बुक पढ़ने लगा और मैं तुरंत आईएसओ, थोड़े ही दिन के बाद मैंने स्पॉन्सर ले लिया। स्पॉन्सर के साथ मैं कार्यक्रम करने लगा, उनके साथ इंटैक्ट में था। तो मुझे बताया गया था, तो मैं जाके मीटिंग अकेला ही बैठ के करने लगा। कभी कभी मुझे उस टाइम में चंद्रकांता बोल के एक सीरियल आता था, मैं बोलता ये बेंगलुरु वाले साले भोसड़ी के उधर रहते हैं, मैं क्यों जाऊं मीटिंग को, चंद्रकांता देखूं, क्योंकि तब रिपीट नहीं होता था। तब मेरे दिमाग में आया, नहीं नहीं नहीं, ऑनेस्टी, ओपन माइंड एंड विलिंगनेस, तुम जाओ उधर।
तो मैं जाके दोस्तों में 4.5 साल तक झाड़ को देख के शेयरिंग करता था, लेकिन डेली 10 लोगों को जाके संदेशा देता था, उनको बुलाता था, उनको अनुभव बताता था। उतनी गरीबी परिस्थिति में भी मैं एक फोन लिया था, डोकोमो का, टाटा का हायर का एक छोटा कीपैड मोबाइल आता था, 1099 भरे तो 24 घंटा हम बात कर सकते थे उसके अंदर, 24 घंटा। वो फोन लेके मैं ऑल ओवर इंडिया जो भी न्यू कमर्स, आपके गुजरात के अंदर एक मयूर बोल के एक हमारे मेंबर थे, वो सब भेजते थे 30 दिन का, 60 दिन का, 3 महीने का, साल का, 2 साल का। वो मेंबरों को मैं फॉलो अप करता था, मतलब मैसेज उनको करना, उनको बोलना, मध्य प्रदेश बात करो, यूपी बात करो, आंध्रा बात करो, कहाँ कहाँ पर न्यू न्यू है, जहाँ लोनर मेंबर्स है उनसे बात करना, उनको अपना अनुभव बताना। एक ग्रुप से 2 ग्रुप, मतलब हमारा ग्रुप बढ़ने लग गया थोड़ा बहुत। लोग लोग गैदर आने लगे, आने लगे बाद 1 मीटिंग से 2 मीटिंग, 2 मीटिंग से 3 मीटिंग हुआ, बाद में से गुलबर्गा में चालू हुआ, उसके बाद हुबली में चालू हुआ, बेलगाम में चालू हुआ, धारवाड़ में चालू हुआ, बागलकोट में चालू हुआ, गदग में चालू हुआ। हमारे पास 3 ग्रुप हो गए, मेरे बेबी एलेनॉल में ज्वाइन कर गई, एलेनॉल ग्रुप चालू हो गया। तो जब मैं ये भगवान का काम करने लग गया, तो ये भगवान मेरा काम करके मेरे फैक्ट्री का रीसेटलमेंट हो गया। मैंने फैक्ट्री फिर 2008 में फैक्ट्री स्टार्ट किया। तब मेरे पास सिर्फ 2700 रुपए का माली हालत बचा था, मेरे पर चेक बाउंस केस थे, सब कुछ मैंने फेस किया। जब मैंने स्पॉन्सर लेके जब मैं पायरी आचरण करने लगा, जब मैं फेस करने लगा, तो मेरा जीवन में ग्रोथ होने लगा, आध्यात्मिक ग्रोथ होने लगा, आर्थिक रीति से ग्रोथ होने लगा। मेरी फैक्ट्री 2700 रुपए का बंडवाल से चालू करे, तो मेरी फैक्ट्री इतना जोर से चलने लग गया। और बाद में से ये एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री हुआ, रियल एस्टेट में आया, जगह बनाने लगा, सब कुछ हर तरीके से भौतिक काम बढ़ते गए। लेकिन मीटिंग आज हमारे हाल में जब मीटिंग रहता है तो बैठने के लिए जगह नहीं रहता। आज हमारा एरिया कमेटी बन गया, एरिया कमेटी 2 बन गया कर्नाटक के अंदर। मैं जीएसओ में डेलीगेट बन गया, C&R कमेटी में 3 साल काम किया, और बाद में से बिजनेस में इंडस्ट्रियलिस्ट बोल के 2-3 बार लोन लेके करेक्ट भरा, एज ए गुड इंडस्ट्रियलिस्ट बोल के मुझे प्राइज दिया गया। बड़े बड़े बैंकों में मुझे टॉक्स बुलाने के लिए बोलने लगे, MBA कॉलेज में बच्चे आके मेरे से टॉक्स ले देने लगे। ये सब कुछ कैसा हुआ? ये सब एक एक कार्यक्रम की वजह से हुआ। जब मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ बैठ के मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ में बहुत ईमानदारी से अपने पायरियों को आचरण किया। जब मैंने पहला पायरी आचरण किया तो मुझे ईमानदारी, ऑनेस्टी का प्राप्त हुआ दोस्तों। जब मैं दूसरा पायरी देखा, जब मैं मेरे से भी एक उच्च शक्ति का विश्वास, एक फेथ आया मुझे उसके अंदर। जब मैं तीसरे पायरी को किया, जब मैं आत्मसमर्पण किया, मैं भगवान को अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा के मैं बोला, मेरा टर्न, मेरा सब कुछ, विल, मेरा पूरा संकल्प और जीवन तेरे को दे देता हूँ यार भगवान। तब आत्मसमर्पण, शरणागति और सरेंडर कर दिया दोस्तों। सबसे बड़ी चौथा पायरी होता है, ये चौथा पायरी क्या होता है, जब मुझे 35 साल की उम्र में कार्यक्रम मिला, 35 साल तक मेरा जो आत्मा का कमरा अंदर से बंद पड़ा हुआ था, समझो 35 साल से अंदर बंद पड़ा है, तो कितना जाली आएगा, कितना अंदर सीट करा होगा, कितना अंदर से गंदा होगा, कितना ये होगा। उसको चाबी तोड़ के अंदर से पूरा इन्वेंट्री लिखने लगा ये A4 साइज के अंदर, मैंने कितना गलत किया, सेक्स इंस्टिंक्ट क्या था, मेरा फियर कहाँ था, मैंने कितने लोगों को फंसाया, कितने लोगों को ये किया। ये सब कुछ मैंने अंदर से निकालते पूरा धूल झटका के इतने बड़े बेडशीट में बांधने के बाद मुझे A4 के एकदम बड़ा बुकलेट ही बन गया। जब मैंने 5वीं पायरी में जाके जब मैं अपने स्पॉन्सर के सामने बैठने के बाद मुझे अंदर से एक इंटीग्रिटी, आत्मसम्मान या अखंडता या उससे ये प्राप्त हुआ। 6ठे पायरी करने के बाद मुझे स्वीकार हो गया, मैं मानने लग गया, एक्सेप्टेंस आने लगा। 7वां पायरी के अंदर मुझे ह्यूमिलिटी, नम्रता प्राप्त हुआ दोस्तों। 8वां पायरी में मेरा इच्छा, सम्मति और विलिंगनेस आया। 9वां पायरी किया तो फॉरगिवनेस, क्षमा का भावना आया। 10वां पायरी मेंटेनेंस ऑफ द रिकवरी मैं आज भी करता हूँ। अभी मेरा मीटिंग के बाद मैं रात में बैठ के मैं इन्वेंट्री लिखता हूँ, मैंने आज क्या क्या किया, कहाँ मेरा गलत हुआ, कहाँ मैं डिसऑनेस्ट हुआ, मैं क्या क्या किया, उसको मैं डेली आज में मेंटेनेंस ऑफ द रिकवरी। 10वां पायरी, हेलो,
हाँ, उसको मेंटेनेंस बोलते हैं, रख रखाव करना या संरक्षण करना, बचा के रखना है। 11 पारी मेकिंग कांटेक्ट, संपर्क बनाना भगवान के साथ, मेकिंग, क्योंकि आज हर एक जगह में मैं बैठता हूं तो धन्यवाद देता हूं। सुबह उठता हूं तो भगवान को बोलता हूँ धन्यवाद प्रभु, जय हो प्रभु, आज के दिन तो जिंदा रखा है ना प्रभु, मुझे 21 आज जुलाई के दिन तू मुझे जिंदा रखा, मैं तुझे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे श्वास चल रहे हैं, मेरा अंदर का जो हृदय है, मेरा हार्ट पंपिंग हो रहा है, मुझे तू जिंदा रखा है, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। आज मेरी बीवी मुझे इतना ब्यूटीफुल नाश्ता बना के दी, 3-4 नमूने का, मुझे भूख भी लगा था, मैं जिम जाके आया था, आने के बाद वो देखा तो मैं देखा यार कितना अच्छा नाश्ता, 3-4 नमूने का नाश्ता दिया है। तब मैं बोला भगवान धन्यवाद प्रभु, जय हो प्रभु, मेरे जैसे बेवड़े को तू इतना अच्छा खाना दे रहा है। इस दुनिया में कितने के लोग है खाने के बाद उल्टी हो रही है, और कितने के लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा है, तू मुझे इतना अच्छा खाना परोस के दे रहा है, मैं तुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हो प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज मैं जो गाड़ी में फिरता हूँ, इंडिया का नंबर 1 गाड़ी है, उसके अंदर फिरता हूँ, एसी में जाते रहता हूँ। कोई पसीना टपका के जाता है तो मैं भगवान बोलता हूँ, मेरे जैसे बेवड़े को तू इतने बड़े गाड़ी में बैठा है, भगवान मैं तुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ। कभी रास्ते में जाते जाते एक एक्सीडेंट से बच जाता हूँ तो रुक के बाजू प्रेयर करता हूँ, भगवान मुझे बचा लिया यार, मैं तुझे फिर आज सलाम करना चाहता हूँ, फिर मैं तुझे, उसके साथ मेरा जब कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड हो गया, उसको मानना चाहिए। हम क्या करते हैं, जब अच्छा आया मान लेते हैं, बुरा आया तो नहीं मानते। 2020 मार्च 12 तारीख को मेरे पिताजी 86 एज के थे, उनको मैंने नाश्ता कराया, पिताजी मैं फैक्ट्री जाके आऊंगा, क्योंकि मेरी बीवी अपने भाई के पास बेंगलुरु गई थी, मैं अपने कार से जा रहा था, नौकरानी फोन किया, पापा को आराम नहीं, जरा आ जाइए देखिए। आके देखा तो मेरा पिताजी का प्राण चला गया था, मेरा पिताजी मर गया था। मेरे मुंह से पहला शब्द निकला धन्यवाद प्रभु, जय हो प्रभु, ये तेरी इच्छा है, मैं स्वीकार करता हूँ। बाद में मैं रोने लगा, क्योंकि मेरा वो जन्मदाता था, मैं बहुत रोने लगा, लेकिन मैं पहले धन्यवाद दिया। अच्छे बुरे को, जो भी दर्द है, ये भी है, लांछन है, जो भी देता है उसको भी धन्यवाद देना है। एक बार मैं सुबह मोटर चालू करने के लिए धीरे से, मतलब एकदम तेजी से भाग के गया, मेरे लास्ट की उंगली टूट गई। टूटने के बाद बहुत दर्द हुआ, मुझे पेट में तकलीफ हुआ, तब भी मैं बोला धन्यवाद प्रभु, जय हो प्रभु, ये 2 शिक्षा दे रहा है, मैं ये भी स्वीकार कर लेता हूँ। जो भी आता है अच्छा और बुरा एक ही साथ जब हम स्वीकार करते हैं, तो तब हम उस कार्यक्रम में रह सकते हैं एक दिन के हिसाब से। कितने भी साल होने दो, कितने भी ये दिन, हमारी बीमारी हमारे साथ रहती है, ये एक दिन का प्रोग्राम है। और 12वें सीरीज तो मैं अभी ये 17 साल के इस रिकवरी में मैंने 1-to-1 कम से कम 10 से 11 हजार लोगों को जाके संदेशा दिया। आज भी मैं 4 लोगों को जाके संदेशा दे के आया, क्योंकि एक बेवड़े को ला के मीटिंग में आके हम बैठाएंगे संदेशा दे के, अगर हम 3 बार जाके महाकाल के रुद्राभिषेक कराएंगे तो भी शिव जी उतना पुण्य नहीं देंगे, उससे भी ज्यादा पुण्य मिलेगा एक बेवड़े को मीटिंग में लाके बैठाने से। भले वो सोबर हो या ना हो, उस दिन मैं नहीं शराब पीऊंगा, उसका जो मेरा झाड़ बढ़ रहा है 17 साल से, उसका खाद पानी आके गिर जाएगा और सदृढ़ होगा मेरा झाड़। सर्विस करना रिकवरिंग टूल्स है, मोर मीटिंग मोर चांस, लेस मीटिंग लेस चांस, और स्पॉन्सर लेना है, पायरियों का आचरण करना है, गॉसिपिंग नहीं करना है। हम गॉसिपिंग करना भी हमारा सबसे बड़ा मेन एडिक्शन रहता है, साला हम इसके बारे में बात करेंगे, भोला भाई के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, सबकी इन्वेंट्री लेंगे। निंदा पाप का बाप होता है, नहीं, मुझे अपना क्या है, मेरे ताट में क्या पड़ा है उतना ही मुझे देखना है। आज मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर हूँ, सक्सेसफुल, मैं सब, मैंने जितना कमाया था उसके 100 गुना मैंने कमाया, लेकिन तो भी आज घुटने के दम पर सुबह उठ के मैं भगवान से बोलता हूँ, भगवान इतना सब कुछ दे रहा है, मुझे घमंड मत दे। घमंड देना है तो मेरी पूरी आस्ती आस्ती सब कुछ लूट ले, लेकिन मुझे घमंड मत दे। मैं नम्र रहना चाहता हूँ, विनम्र रहना चाहता हूँ, और तेरे कॉन्शियस कांटेक्ट में रहना चाहता हूँ, तेरे नजरों में रहना चाहता हूँ, मुझे बचा के रख। मीटिंग आज भी जाता हूँ, आज भी मेरे घर में, मेरा जब संडे आलेनाल ये का मीटिंग होता है तो मेरे बीबी और मैं एकदम इतना खुश हो जाते हैं, अरे आज हमारा मीटिंग है। मीटिंग मेरे को आज तक बोर नहीं हुआ, आज तक बोर नहीं हुआ मैं 2 लॉकडाउन के अंदर कम से कम 60-70 मीटिंग करा होगा, हर जगह जो बुलाते थे मैं जाके मीटिंग करता था, वहां पर जो भी न्यू कमर आए ये होता था।
एक बार मैं भोपाल में गया था, ये कन्वेंशन था, सब लोग आके मुझे घेर लिए। मैं कभी देखा ही नहीं था किसी को। वो सब लोग बोलने लगे मैं इधर से हूँ सर, मैं आपके साथ कनेक्शन रह के मैं आज इतना दिन सोबर हूँ। आज वो जो प्यार मिला, जो हग मिला, जो ये मिला, जो हमें मिला है, हमारे जीवों में क्या बोलते हैं, ईच वन रीच वन, पास ऑन इट। जो मिला है तुम्हें दो, जो उजाला मिला है उसको बांटो, जोत से जोत जलाते जाओ, नम्र रहो, विनम्र रहो। आज जीवन में सब कुछ दिया है दोस्तों, लेकिन तो भी भगवान से मेरा कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड नहीं है। मैं हर एक सेकंड को भगवान को याद करता हूँ। भगवान, गॉड ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, भगवान का मतलब नाम बहुत है, लेकिन उसका शक्ति एक ही है। हमारे कार्यक्रम में उसको हायर पावर बोला जाता है, और इसीलिए ये अंतिम अवकाश है। अल्कोहलिक एनोनिमस में एक ए का मतलब होता है अंतिम, दूसरा ए का अंतिम होता है अवकाश। यहाँ पर आके अगर हम नहीं सुधरेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं आखिर में, मेरा समय कम है, और एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। अगर हम पायरी का आचरण करेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन होगा बताऊंगा। एक रास्ते पर बहुत से बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर पर कोई भी आके सिट कर रहा है, कोई भी पिस कर रहा है, थूक रहा है, वो पत्थर ऐसा ही पड़ा है। लेकिन एक शिल्पकली को वो पत्थर बहुत पसंद आया, वो अपने गैरेज में लाके उसको मार मार के जो रास्ते में पड़ा हुआ था, वो बेवड़ा था पत्थर, वो बेवड़े को लाके या वो पत्थर को लाके उस शिल्पकली ने उसको एक मूर्ति बनाया। अच्छे भगवान का एक अच्छा मूर्ति बनाया। उस मूर्ति बनाने के बाद वो एक बड़ा मंदिर बना था। उस मंदिर में वो मूर्ति को जाके विराजमान किया गया, प्रतिष्ठापना किया गया, उसको पूजा पाठ किया गया, उसको अभिषेक किया गया, पंचामृत का अभिषेक किया गया, उसको घंटी लगाया गया, एक ब्राह्मण लगाया गया, और उसके अंदर पूजा चालू हो गया। उसके बाद सब लोग नतमस्तक प्रणाम करने लगे। जो रास्ते का पत्थर था, जब 12 पैरी करने के बाद अगर वो मूर्ति बन जाएगा तो वो मूर्ति कभी रास्ते का पत्थर नहीं बनेगा। अगर मूर्ति भिन्न भी हो गया तो उसको सही सलामत किसी समुद्र में या नदी में ले जाके विसर्जन करते हैं। इसको बोलते हैं 12 पैरी करने से हमारे जीवन के अंदर आचरण होता है। हम बेवड़े लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं यार। नॉर्मल आदमी कभी बेवड़ा बन नहीं सकता, जो दिमाग वाला होता है वही बेवड़ा बनता है। हमारे को जैसे एक अश्विनी नक्षत्र में बारिश आता है, वो बारिश का पानी जाके शंख में गिरने के बाद वो पर्ल बन जाता है, मोती बन जाता है। वो मोती कभी जीवन के अंदर जाके कभी पानी नहीं बनता। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये कार्यक्रम हमको मिला है। आज हमारे को इस कार्यक्रम से शांति, समृद्धि, तृप्ति मिली है। आज हम सब लोग जाके पूरा दुनिया बेच के ये सब हम खरीद सकते हैं, बोले तो ये कोई खरीदने से अरबों डरबों पूरा दुनिया बेचे तो भी नहीं मिल सकता। वो हमारे को अंतिम अवकाश इस अल्कोहलिक अनोनिमस कार्यक्रम में मिल रहा है। ये शांति, समृद्धि, तृप्ति जो मिलती है, यही स्वर्ग की अनुभूति होती है, यही सच्चाई होती है, यही होती है। जो भी आता है हम स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। आज मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है एक दिन के हिसाब से। आज मुझे नवजीवन ग्रुप वालों ने ऑनलाइन अपना अनुभव साझा करने के लिए एक मौका दिया। इन चेयरपर्सन को और जितने भी मेरे देवदूत जुड़े, सबको मैं नतमस्तक प्रणाम करते हुए मेरे बातों को यहीं विराम रखूंगा। अगर शेयरिंग के दौरान कभी मेरे मुंह से कुछ दो बात वल्गर आए तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं भावना से अपने मन से शेयर करता हूँ। उस समय में मैंने जो गाली दिया था वो गाली मेरे मुंह से आया होगा तो आप गलत मत समझना, मुझे माफ कर देना छोटा भाई समझ के। सबको धन्यवाद देते हुए मैं बातों को यहीं विराम रखूंगा। नमस्कार, धन्यवाद प्रभु, जय हो प्रभु।